नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज आपसे हम बजट के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो सामान्य तौर पर आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। आप सब लोगों को पता है कि 1 फरवरी को देश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जा चुका है और ये बजट 50,65,000 करोड़ का बजट है और करीब करीब 15 लाख करोड़ के घाटे का बजट है। इसका मतलब क्या होता है? आमतौर के आम आदमी की भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। आम आदमी की भाषा में अगर आप समझेंगे तो आप यूँ समझें कि जो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास सरकार के खजाने में रिसिप्ट आया है, यानी प्राप्ति आई है, और हम खर्चे का स्थान बनाए हैं। खर्चे के लिए जो प्रोविजन किए हैं वो 50,65,000 करोड़ का। इसका मतलब ये 15,000 करोड़ की बोरोइंग होगी, यानी उधारी लिया जाएगा। इसको आमतौर पर समझिए। तो हम आज आपसे 4 विषय पर बात करेंगे। पहला, जिस बात को लेकर के बहुत हाय तौबा बिहार में मच रहा है और बड़े उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं कि साहब बहुत जबरदस्त, बिहार को बहुत पैसा मिल गया है और बहुत बहुत ज़्यादा काम कर दिया गया है, तो उस पर भी हम आपसे आज बात करेंगे। दूसरी चीज़ बात करेंगे कि ये जो 12 लाख रुपए का टैक्स में छूट दिया गया है, ये 12 लाख तक की आमदनी पर 0 टैक्स लगेगा। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर किसी का 14 लाख है तो इसका मतलब 12 को घटा के 2 लाख पर ही टैक्स मिलेगा क्या? इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी चीज कि ये छूट बेसिकली क्यों दी गई है। आमतौर पर लास्ट प्रीवियस बजट्स को अगर आप देखें तो मिडिल क्लास को, खास करके सैलरीड मिडिल क्लास को, इनकम टैक्स छूट में बहुत नहीं के बराबर मिलता था और इतना टैक्स का बर्डन मिडिल क्लास पर लद गया था कि निर्मला सीतारमन को मदर टेक्सेसा का भी खिताब दे दिया गया था। खास करके अगर आपको याद होगा कि पिछले साल के बजट में जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन हटा दिया गया था और कहा गया कि हम अब इंडेक्सेशन हटा देंगे, उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा, आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा, आपने शेयर लिया है और लॉन्ग टर्म के बाद उसको बेच रहे हैं, तो इस सब को लेकर के मिडिल क्लास में बड़ा रोष था। तो क्या यह भी समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ रोष के कारण सरकार ने दिया है? इसके बाद थोड़ा बिहार की भी चर्चा हम करेंगे, कि वित्तीय स्थिति की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि इसको समझना है 2 चीज, कि ये 50,65,000 करोड़ का बजट है और ये घाटे का बजट है, यानी ये 50,65,000 करोड़ रुपया सरकार को प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके लिए जो लगभग 34,96,000 आप 35 लाख करोड़ मान सकते हैं प्राप्ति है, तो शेष पैसा उसको वो बोरो कर रही है। मेरे हाथ में अभी कुछ पेपर है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो स्थिति है देश के वित्त की वो कैसी है। देखिए, हमारे पास ये रिजर्व बैंक का एक रिपोर्ट है, मैं आपको इस स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रोजेक्टेड है वह है 31 मार्च 2026 तक, यानी 1 अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा नया, तो 31 मार्च 2026 तक इस देश पर जो कर्ज होगा, उसको डेट बोलते हैं, कर्ज होगा, वो 196,78,000 करोड़ रुपया होगा। मतलब इसको आप मान लीजिए लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास ये कर्ज होगा। इसको डेट, एक शब्द है डेट जीडीपी रेशियो, इसको थोड़ा समझिए। व्हाट इज डेट जीडीपी रेशियो? ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। डेट का मतलब होता है उधारी, जीडीपी का मतलब देश का सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को आम आदमी अगर समझना चाहे तो ये समझे कि किसी खास वित्तीय वर्ष में उस देश में जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइस हुए उस सबको अगर ऐड कर दीजिएगा तो वो जीडीपी निकलेगा, और वो फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट करता रहता है। तो किस पिछले साल की तुलना में अगर किसी साल में बढ़ोतरी हुई है तो उसी को बोला जाता है ग्रोथ रेट। मेरे पास एक और पेपर है, ये इंडियन एक्सप्रेस का की कटिंग है, और ये बता रहा है, और बाकी जगहों में भी आपको मिल जाएगा, रिजर्व बैंक का भी आंकड़ा वगैरह है, आप ये पब्लिक डोमेन में है। इस देश का जो अभी जीडीपी है वह तकरीबन वर्ष 2023-24 में ये करीब करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर, इसका मतलब ये लगभग 296 लाख करोड़ के आसपास हुआ। अभी ये बढ़ करके करीब करीब एक अनुमान के मुताबिक 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप इसको ले करके चल सकते हैं 315 से 320 लाख करोड़ के आसपास इस देश की का जीडीपी है। अब आप इसको समझिए, 320 लाख करोड़ देश का जीडीपी है और कर्ज कितना है, 200 लाख करोड़। इसी को बोलते हैं डेट जीडीपी रेशियो। मेरे हाथ में भी एक आईएमएफ की रिपोर्ट है कि आईएमएफ की रिपोर्ट बता रही है कि इस देश का 2025-26 जो वित्तीय वर्ष है इसमें डेट जीडीपी रेशियो यानी उधारी और जीडीपी का रेशियो, इस देश में कानून है, उसका नाम है एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल मैनेजमेंट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। वो कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, उधारी और जीडीपी रेशियो है, वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जीडीपी के। लेकिन ये आईएमएफ बता रहा है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, ये बता रहा है कि यह 82.6% हो गया। जैसे मैंने बताया ना कि 320 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी है और 200 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है इस देश पर। इसने किया क्या कि, और ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मिडिल क्लास को टैक्सेस वगैरह में जो छूट दिया गया, क्या यह सरकार का सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के कारण यह निर्णय हुआ है? क्या सरकार अचानक मध्यम वर्ग पर मेहरबान हो गई है? और इस वर्ष आप देखेंगे कि ये कदाचित, मुझको जहां तक स्मरण है, लास्ट 10 साल, एक दशक में यह संभवतः सबसे एक ऐसा बजट है जहां कोई पॉपुलिस्ट स्कीम अनाउंस नहीं किया गया। नहीं तो बजट का मतलब होता है रेवड़ी बांटिए, और रेवड़ी बांटने के कल्चर ने ही देश की स्थिति अभी की है कि हमारा जो जीडीपी है, मैंने आप इसको समझिए, देश के पास जितना धन है, आप एक आम आदमी की तरह, हालांकि वो इकोनॉमिक टर्म्स में वो बताना ठीक नहीं है, लेकिन इसको आप मान लीजिए, तो जितना जीडीपी का साइज है उसका 82% के आसपास हमारे देश पर कर्ज है। यही आपको बताते चले कि यह डेट जीडीपी रेशियो अगर 100% हो जाता है तो वह देश आर्थिक रूप से तबाह और बर्बाद हो जाता है। आपको याद होगा एक साल पहले श्रीलंका में स्थिति हो गई थी जहां जनता ने वहां के राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया और राष्ट्रपति को भागना पड़ा। फिर चुनाव हुए और एक लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशन का व्यक्ति जो है वहां का राष्ट्रपति बना है। तो वहां का डेट जीडीपी रेशियो 100% पार कर गया था। पाकिस्तान की स्थिति अभी वैसे ही है, उसकी स्थिति लगभग 90-95, कहीं कहीं 100% बता रहा है डेट जीडीपी रेशियो। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं बर्बाद हो रहा है, बांग्लादेश उसी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी देश का डेट जीडीपी रेशियो अगर 100% होने को आ जाएगा तो देश आर्थिक रूप से तबाह हो जाएगा। ये विगत 10-15 साल 20 साल में जो हमारे देश में रेवड़ी का कल्चर हुआ और वीआईपी कल्चर हुआ और बेतरतीब पैसे लोग उड़ाते गए, खर्च करते गए, उसी का यह दुष्परिणाम हुआ है कि यह अभी हमको और आपको देखने को मिलता है। तो ये जो मिडिल क्लास को टैक्स में छूट दिया गया, इसको समझिए, इसके इकोनॉमिक्स को समझिए। कहता है कि
किसी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए, और उसके टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर का मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस और आप मोबाइल वगैरह, वो सब सर्विस सेक्टर में आता है। आप जानते हो उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो उसमें ग्रोथ होना चाहिए। वो ग्रोथ कैसे होगा? ग्रोथ तभी होगा जब उस देश के नागरिक पैसा खर्च करेंगे। वो खर्च कब करेंगे? जब उसके पास पैसा होगा। उसके पास पैसा कब होगा? जब वो कमाएंगे और उसकी बचत होगी, डोमेस्टिक सेविंग्स भी उसको हम लोग बोलते हैं। अब जिस प्रकार से इस मध्यम वर्ग को और जीएसटी वगैरह के नाम पर पूरे देश के सभी निवासियों को, कहने को जीएसटी आप लागू किए और इनकम टैक्स में आपने कड़ाई किए तो टैक्स की वसूली बढ़ी। जैसे अभी के हिसाब से ये टैक्स लगभग 28-29 लाख करोड़ के आसपास वसूली हुई है। तो अब वो आंकड़ा आप बजट को देखिएगा तो एग्जैक्ट फिगर मैं वो नहीं बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आप आम लोगों के पॉकेट से सारा पैसा वसूल ले रहे हैं, आम आदमी की तरह मैं समझा रहा हूं, वसूल ले रहे हैं राज के खजाने में लाने के लिए, और उसके बाद उससे अपना मनमाना स्कीम आप चला रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि आम आदमी खर्च नहीं कर पाता है, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, वो नहीं कर पाता है। तो जब आप खर्च नहीं कर पाइएगा तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। जब डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो सप्लाई का चेन रुक जाएगा। जब सप्लाई का चेन रुक जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो ग्रोथ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी 4.4 या 4.5% के आसपास बताया जा रहा है कि ग्रोथ रेट होगा। 6.4 के आसपास बताया जा रहा है कि ग्रोथ होगा। तो अब ये चिंता सरकार को सताने शुरू कर दी कि अगर देश के नागरिकों के पॉकेट में पैसा नहीं रहा तो उसका डिस्पोजेबल इनकम घट जाएगा और बाजार में डिमांड कम हो जाएगा, और वैसी स्थिति किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। इसलिए अगर कोई ये समझ रहा हो कि केंद्र सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने माने दिल खोल दिया है मध्यम वर्ग के लिए या टैक्स पेयर्स के लिए फॉर दैट मैटर, और ये बताते चलें कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, 12 लाख 1 रुपया भी हो जाएगा तो फिर आपको 12 लाख पर ही पूरा टैक्स लग जाएगा। बहरहाल वो एक अलग बात है और ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते, और एक वेलकम स्टेप है कि इससे बहुत सारे लोगों को, खास करके मैं अगर बताते चलूँ तो लेवल 7 तो लेवल 7 के जो सरकारी कर्मी हैं उनको टैक्स से बाहर हो जाएंगे, और लेवल 9 में भी बहुत लोगों को टैक्स से रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए किया गया है ये टैक्स में न्यू टैक्स रेजिम लाया जा रहा है, नया टैक्स इनकम टैक्स एक्ट लाया जा रहा है ताकि लोगों के पास राशि रहे और वो खर्च कर सकें। अब एक दो चीज की चर्चा मैं आपके साथ और करना चाहता हूं। अभी बार बार कहा जा रहा है कि साहब बिहार को बहुत कुछ दे दिया गया, तो ये समझिए कि ये शब्दों की जादूगरी है। बजट में 2 तरह का चीज होता है, एक होता है आंकड़ों की बाजीगरी और दूसरा होता है शब्दों की बाजीगरी। अब आप देखिए जिन घोषणाओं को लेकर के पूरा यहाँ पर सत्तारूढ़ दल एनडीए में पूरा एकदम कि बिहार को तो दे दिया गया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिहार को दे ही देना चाहिए, वो एक अलग इशू है। मैं रेवड़ी के बांटने और जो पॉपुलिस्ट स्टेप है उस इकोनॉमिक्स उसको हमेशा डिस्करेज करता है। प्योर इकोनॉमी कभी भी उन चीज़ों को इनकरेज नहीं करता है, क्योंकि ये स्टेप्स ने देश और इस राज्य की भी दुर्दशा की है। क्या क्या चीज मिला? पहला है मखाना बोर्ड इन बिहार। ये वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के पेज नंबर 8 को आप पढ़ लीजिएगा। मखाना बोर्ड इन बिहार मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। फॉर दिस देयर इज ए स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपुल ऑफ बिहार। ए मखाना बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग ऑफ मखाना। ये बोर्ड, ये तो एक पॉलिसी डिसीजन। अच्छा, मजेदार बात है, इसके लिए कोई एलोकेशन नहीं हुआ कि इतनी राशि का एलोकेशन कर दिया। तो ठीक है, ये बोर्ड स्थापित किया जाएगा। और कितने बोर्ड स्थापित हुए, टी बोर्ड से लेकर के नारियल बोर्ड तक, वो सबका क्या हाल है आपको पता है। इसलिए बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अभी तक भी, वैसे भी मखाना में अभी तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही जो चीजें कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कुछ इसके प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह बनाए। ठीक है, इट इज ए वेलकम स्टेप, लेकिन इससे कोई राज्य सरकार को कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल गया ऐसी बात नहीं है। दूसरा,
कहा जा रहा है कि बिहार में एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और उसका नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। हमको अगर जहाँ तक याद है कि गया में एक ऑलरेडी इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और हाजीपुर में भी होटल मैनेजमेंट वगैरह का कुछ इंस्टीट्यूट है। तो उसी टाइप का कोई इंस्टीट्यूट बन जाएगा। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट बनने से बहुत सारा आयाम खुलता है, तो प्रोसेसिंग की पढ़ाई वगैरह होगी, लेकिन इससे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट बिहार को अचानक मिल गया हो, वो ऐसा कुछ नहीं है। आइए थर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार। ये पेज नंबर 16 में आप पढ़िए, आइटम नंबर 68 में वित्त मंत्री जी के भाषण में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का मतलब होता है कि वैसा एयरपोर्ट जिसको स्क्रैच से शुरू किया जाता है। तो आप सबको पता है कि बिहार में 2 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल फंक्शनल है, एक पटना, दूसरा दरभंगा। और इसमें लिखा हुआ है कि ये पटना का जो एक्सपेंशन हो रहा है एयरपोर्ट का, और बिहटा में जो ब्राउन फील्ड का मतलब जहां कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हो, उसको छोड़ करके, तो एक वेलकम स्टेप। हालांकि इसमें कोई एलोकेशन सभी नहीं किए गए हैं, अब देखना पड़ेगा कितना एलोकेशन किया जाता है, एक लंबी प्रक्रिया है। वैसे भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने में कम से कम 4 से 5 साल लग ही जाएगा। बहुत सारे जगह पर यहाँ पर लैंड उपलब्ध है, जैसे पूर्णिया में है, रक्सौल में है, गोपालगंज में है, भागलपुर में है, सहरसा में है। इन जगहों पर बहुत सारा है जो ब्रिटिश के पीरियड में या फिर उसके बाद वहाँ पर अवेलेबल लैंड है। तो ये एक वेलकम स्टेप है। इसके बाद आइटम नंबर 69 में देखिएगा, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल। तो इसमें कह रहा है कि हम इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। तो कितना फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे उसकी भी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ये बहुत कुछ उछलने की बात नहीं है। ठीक है, बिहार को ये चीजें मिली है तो ये अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर हम आपको बिहार के विषय में भी आपको हम बताते चले। अब आप देख लीजिए, बिहार का जीडीपी अभी लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास है। वैसे बिहार का बजट भी आने वाला है, और मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक का एक डेटा है जो ये बताता है कि बिहार पर अभी जो कर्ज है, ये 2024 का बजट एस्टिमेट है, यानी पिछले वित्तीय वर्ष का, ये 3,19,000 करोड़ इस पर कर्ज है। तो हालांकि डेट जीडीपी रेशियो के हिसाब से ये ठीक है, लिमिट में है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि पिछले साल का नहीं, 2024-25 का बजट जो था बिहार का 2,77,000 करोड़ के आसपास, अगर मुझको ठीक से याद हो, 2,77,000 करोड़ का बजट और 3,19,000 करोड़ का कर्जा। अब आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे जैसे केंद्रीय बजट में भी लगभग, जहां तक मुझको ठीक से याद है, 12 से 13 लाख करोड़ रुपया तो खाली इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। ठीक उसी प्रकार बिहार में करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपया हर साल वो जो लोन आप लिए हैं उसकी अदायगी में जाता है। ये बिहार के का डेट जीडीपी रेशियो एक्चुअली ये 35-36% के आसपास है, तो उस हिसाब से बहुत खराब नहीं है, लेकिन फिर हमको समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों होता क्यों है। मैं उस पर अपनी बात बता करके आपको अपनी बात को खत्म करता हूं, और ये आम आदमी को जरूर जानना चाहिए, आम आदमी को जरूर जानना चाहिए। मेरे पास में ये किताब, ये FRBM एक्ट की कॉपी भी है जो ये बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट जीडीपी रेशियो है वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 82% हो गया। बहुत डेंजरस ट्रेंड है, इसीलिए सरकार ने इस बार अपने हाथ बांधे हैं कि जो बेतरतीब खर्चा किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए अब हम आपके साथ कुछ और विषय पर इसी विषय पर कुछ अन्य बातों की चर्चा करते हैं। तो जो अन्य बातों की चर्चा मैं करना चाहता हूं, वो मैं अपनी बात को 2-3 बिंदुओं पर रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बजट में बहुत सारी सकारात्मक चीजें हैं, और इसलिए मैंने कल एक वीडियो में आपसे बताया था कि ये वेलकम स्टेप है, और इसका सामान्य तौर पर हम लोगों को वेलकम करना चाहिए। यदि आप बजट के पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किए गए हैं जो
इस देश के इकोनॉमी को बढ़ाने वाले हैं। मैं अब बिहार स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, जब बिहार का बजट आएगा तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जैसे आप देखिएगा कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी ने 4 सेक्टर्स में 4 चीजों पर लेकर के अपनी बात बताई है कि 4 चीज पर हम लोग ध्यान देंगे, जिसमें पहला है कृषि। तो कृषि के संबंध में भी बहुत बातें हुई है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशंस, उन सारी चीजों पर बात हुई है। वो सारी चीजें बजट में है, वो एक अलग विषय है। मैं 4 चीज पर क्या बात करना चाहता हूं। पहला, कि अगर देश को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमारा इकोनॉमी करीब 10% के आसपास के ग्रोथ रेट से बढ़ना चाहिए। इस बार यह ग्रोथ रेट 6.4 या इसी के आसपास है। तो अगर 6.4 के आसपास से अगर ये ग्रोथ रेट रहेगा तो विकसित भारत होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 4 इंजन पर फोकस किया गया। पहला इंजन एग्रीकल्चर है, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना लाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। कृषि जब तक ग्रो नहीं करेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें पल्सेस पर और बाकी सारी चीज़ों पर किया जा रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर किया जा रहा है। उसके बाद वाइल्ड सीड पर बढ़ाने की बात हो रही है, फिशरी पर बात हो रही है, कॉटन पर बात हो रही है, क्रेडिट कार्ड वगैरह पर बात हो रही है। ये सारे चीज़ों पर बात हो रही है। दूसरा इंजन जो हम लोग जिस पर बात करना चाहिए वो है MSME, मतलब मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में समझिए कि छोटे उद्योग। छोटे उद्योग आज की तारीख में इस देश का किस्मत लिख रहे हैं। आपको पता है कि इसमें करीब करीब 6 करोड़ के आसपास लोग काम करते हैं। 1 करोड़ तो रजिस्टर्ड है, जो पोर्टल है भारत सरकार का, वह पोर्टल पर 1 करोड़ MSME, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। स्टार्टअप वगैरह के लिए, फंड करने के लिए, टॉय सेक्टर वगैरह में काम करने के लिए सारी चीज़ें दी गई है। इसके बाद मेक इन इंडिया में सारी चीज़ें की है। थर्ड जो इंजन है, 4 इंजन की बात हो रही है, थर्ड जो इंजन है वो है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके लिए आपको शिक्षा का स्तर, उसके स्किल को बढ़ाने की बात, जैसे कहा गया है कि हम 100, अगर 47 तक इंडिया के 100% लोग स्किल्ड हो जाएंगे, तो उसके लिए IITs और IIMs और बाकी चीज़ों पर भी काम हो रहा है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इसलिए अटल लैब, टिंकरिंग लैब स्कीम लाया गया है कि क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देगा वगैरह वगैरह, और कनेक्टिविटी। दूसरा इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इसकी जिसकी भी मैंने बात की। देखिए, एक याद रखें कि इस किसी भी देश में जो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है उसके लिए लोग बड़े महत्वपूर्ण होता है। करीब करीब 40 करोड़ मध्यम वर्ग है यहाँ एक अनुमान के मुताबिक। तो अगर 40 करोड़ मध्यम वर्ग या उसमें और नीचे के भी जो लोग हैं उनको भी आप लाना चाहिए, तो कहता है कि नीचे से कितने लोग ऊपर आ सकते हैं जो गरीबी रेखा या बहुत एब्जेक्ट पॉवर्टी में हैं। ये सब बहुत ही पैराडॉक्स है, बहुत आयरोनी है इकोनॉमी के। एक तरफ हम विकसित भारत होने जा रहे हैं, एक तरफ हम 80 करोड़ लोगों को अभी भी अनाज दे रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? ऐसी स्थिति इन्हीं कारणों से हुई है। तो इसमें इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी में 2-3 चीज सरकार को ध्यान देना होगा। पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर सरकार को रोकना होगा। देखिए, ये एक अजीब भ्रम पॉलिटिशियंस लोग पाले रहते हैं और मीडिया में भी यही चर्चा चलती है कि अगर बजट का आकार बढ़ गया तो इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है। नेवर। एक किताब है, नाम है, अगर मुझे ठीक से याद है हो तो मैं, पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसमें कहता है कि गवर्नमेंट का जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है, और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हिंदुस्तान में भी और रीजनल लेवल पर, जैसे अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में भी बहुत बड़ा है। आप चले जाइए सचिवालय के कॉरिडोर में, आपको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर दिख जाएगा। आप सोच करके देखिए ना, 225 करोड़ से मुख्यमंत्री जी बिहार का भ्रमण ही करते हैं। किसी विभाग के सचिव और मंत्री का बंगला का और चैम्बर का रिनोवेशन सालों भर चलते रहता है।
ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, 10-10, 20-20 गाड़ियां चलती रहती। तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जब तक नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो जो टैक्स पेयर्स का पैसा आता है उसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी यूजफुल चीज में, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिससे इकोनॉमी ग्रो करे। और तीसरी और अंतिम चीज ये है कि इकोनॉमी में जो जीडीपी का ग्रोथ माना जाता है किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए, तो जीडीपी में ग्रोथ में दो चीज का कंट्रीब्यूशन होता है। एक सरकार का जो पैसा खर्च होता है उससे जो निर्माण होता है उससे भी जीडीपी ग्रोथ होता है, लेकिन जो पब्लिक यानी प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो ऐड होता है उससे भी जीडीपी ग्रोथ होता है। तो आदर्श स्थिति यह रहती है कि गवर्नमेंट ड्रिवन जीडीपी का ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ये प्राइवेट ड्रिवन जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ड्रिवन अगर जीडीपी का ग्रोथ होगा तो वो बहुत सस्टेनेबल नहीं होता, बहुत दिन तक नहीं चलता है। इस देश में भी देखिएगा और इस राज्य में तो अजीब स्थिति है। बिहार में देखिएगा कि जितने जीडीपी के ग्रोथ है, यहाँ लोग उछल कूद के बोलते हैं 12%, 13%, 14% ग्रोथ रेट है जीडीपी का, जो भी 9 लाख करोड़ के आसपास का। तो ये जो ग्रोथ होता है ना वो सिर्फ से यहाँ माने 80% के आसपास जो यहाँ पर जीडीपी का ग्रोथ है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण है। तो ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। वक्त आ गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को भी डेट जीडीपी रेशियो को, ठीक है एफआरबीएम एक्ट में 40% और 60% का रखा गया है। जनरल गवर्नमेंट डेट 60% होना। जनरल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, टोटल जो उधार लिया है उसको जनरल गवर्नमेंट डेट बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिया है। तो एफआरबीएम एक्ट 2003 का सेक्शन 4 यही कहता है कि जनरल गवर्नमेंट का डेट 60% से कम होना चाहिए ऑफ द जीडीपी और सेंट्रल गवर्नमेंट का 40%। लेकिन ये उच्चतम स्तर है, इसको हम लोग को 5%, 10%, 15% से ज्यादा नहीं ले जाना चाहिए। हम उधारी लेकर के क्यों ये काम करेंगे? हम क्यों नहीं रिसोर्सेज का जनरेशन करते हैं? हमारे टैक्स नेट क्यों नहीं? अभी मात्र 2% लोग इनकम टैक्स ही दे रहे हैं। आप सोच करके देखिए 140 करोड़ की आबादी में 2% लोग मात्र इनकम टैक्स दे रहे हैं, और जीएसटी को आप बेतहाशा बढ़ाते जा रहे हैं। तो सर आप पब्लिक के यहाँ से पैसा निकालते चले जाए, उसको चूसते चले जाइएगा तो इकोनॉमी में पैसा फिर जाएगा कहाँ से? और यही एक बहुत बड़ा कारण है जो इकोनॉमी का स्लो डाउन होने का खतरा है। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था को 10% से ज्यादा ग्रो करना है तो पब्लिक के पास इकोनॉमी में पैसा आने की जरूरत है, और इसी दिशा में उठाया गया ये बजट एक सराहनीय कदम है। सरकार को सबक लेना चाहिए कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करें, बजट के साइज बढ़ाने से नहीं, बजट की क्वालिटी इंप्रूव करने से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।